जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अम्ल, क्षार और लवण केमिस्ट्री कक्षा 10 का जो दूसरा अध्याय है उसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ये आपको दिया हुआ है नींबू का रस, इमली, सिरका, विटामिन सी की गोली और खट्टा दूध। तो देखिए, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में आपको टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में आपको एसिटिक अम्ल होता है, विटामिन सी में आपको स्कर्बिक अम्ल होता है और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। इसमें से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्रों, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब का आपका आणविक रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या चीज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अगर हम साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो उसको क्या लिखते हैं? HNO3। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो उसको हम क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फास्फोरिक अम्ल को हम क्या लिखते हैं? H3PO4। ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल को हम लिखते हैं H2CO3। तो ये सब आपसे पूछा जाता है 2 या 5 नंबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। तो देखिए, जब जस्ता जिंक धातु की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है ना, जब जिंक का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है तो क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तीसरा आपसे पूछा हुआ है इसमें कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का एल्युमिनियम के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल HCl की अभिक्रिया लोहा से होती है, तो जब लोहा से HCl की अभिक्रिया होती है तब कौन सा बनता है? तब ये बनता है आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या निकलता है? आपको बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका 4 रिएक्शन आपसे पूछा है अम्ल के साथ। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनियम एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, रासायनिक विज्ञान में दुर्बल, जिसको विक कहते हैं, शब्द का तात्पर्य है कि जब किसी अम्ल या भस्म को जल में घोला जाता है तो उनका पूर्ण आयनन नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल। अब जैसे कि लेकिन दुर्बल अम्ल का एसिटिक अम्ल बोलते हैं कि यह जल में पूरी तरह से नहीं टूटता, इसे केवल कुछ ही अणु आयन छोड़ते हैं जिससे यह कम अम्लीय प्रभाव दिखता है। ठीक उसी प्रकार दुर्बल भस्म अमोनिया, यह भी जल में पूरी तरह से विघटित नहीं होता है, इसके केवल आंशिक अणु ही हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिए दुर्बल अम्ल और भस्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में भेद बताएं। ठीक है ना, अब ये देखिए, प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में क्या होता है उसका मुख्य अंतर हमने टेबल किया है। देखिए, अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूरी तरह से आयनित होती है। ठीक है ना, और ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा बहुत कम हो या न के बराबर, तो उसके सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रबल अम्ल में जलीय विलयन में पूर्ण आयनन होता है और ये सांद्र अम्ल में सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यह पूरी तरह से आंशिक रूप से वियोजित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की बात करें तो जल में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसमें आयनों की सांद्रता अधिक होती है क्योंकि अम्ल का अनुपात अधिक होता है। अगर प्रकृति की बात करें तो यह तंत्र संक्षारक होते हैं तथा त्वचा को बहुत तेजी से जला सकते हैं, और ये सांद्र में क्या है कि पानी न होने के कारण अत्यधिक तीक्ष्ण और खतरनाक होते हैं।
विपरीत इसका विपरीत दुर्बल अम्ल होता है और इसका विपरीत तनु अम्ल होता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसमें जिन्हें अम्ल के साथ, अब यहाँ देखिए तनु अम्ल क्या होता है, जिसके अम्ल के साथ काफी पानी मिला होता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर क्या होगा, सांद्र H2SO4 और सांद्र HCl। ठीक है, तो ये आपका था अंतर। अब आगे हम लोग पूछा गया है कि प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में भेद बताएं। ठीक है ना, तो देखिए प्रबल भस्म की बात करें तो इसका गुण है, आप आयनन में देखते हैं कि ये जल में पूरी तरह से लगभग 100% आयनित होते हैं और जल में बहुत कम आंशिक रूप से आयनिक होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो जलीय विलयन में बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और ये जलीय विलयन में बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान बहुत अधिक होता है, आमतौर पर 11 से 14, और इसका अपेक्षाकृत कम होता है 11 से लेकर 8 के बीच। ठीक है, विद्युत चालकता की अगर बात करें तो आयनों की भारी मात्रा के कारण ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं और ये कम आयनन के कारण ये विद्युत के दुर्बल सुचालक होते हैं, ज्यादा सुचालक नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं संक्षारण में। प्रकृति क्या होती है, ये संक्षारक होते हैं और त्वचा को बहुत तेजी से जला सकते हैं और ये त्वचा के लिए कम हानिकारक होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दुर्बल क्षार क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे है। देखिए कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण के मुख्य रूप से बनने वाले उत्पादों के कारण भिन्न होते हैं। ठीक है ना, जब कोई अम्ल एसिड इसमें किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अंतर कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोनेट का उदासीनीकरण अगर हम लेते हैं तो ये धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाती है। देखिए अम्ल के साथ धातु का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब ऑक्साइड के उदासीनीकरण के बारे में जानिए। धातु ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो केवल लवण और जल बनाते हैं, इसमें कोई गैस नहीं निकलता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड से जब भी किया जाता है तो कॉपर क्लोराइड और जल बनता है, इसमें CO2 गैस नहीं निकलता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण। देखिए जब सबसे मानक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसमें धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर केवल लवण और जल बनाते, इसमें कोई गैस नहीं मुक्त होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर लवण NaCl और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आगे चलते हैं 7 में। कहा कि पीएच प्रतीक में P और H का क्या संकेत है, पीएच स्केल क्या सूचित करता है। ठीक है, देखिए पीएच प्रकृति में P शब्द पोटेंज से दर्शाया गया जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर, और H का हाइड्रोजन आयन का संकेत होता है। इस प्रकार पीएच का अर्थ हाइड्रोजन आयन की शक्ति है। ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ये भी कहीं आपको मिलता है। पीएच स्केल के किसी विलयन के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति को मापने का एक पैमाना होता है पीएच स्केल। ठीक है, अभी क्या होता है ऐसा समझिए कि अगर पीएच स्केल 7 हो तो ये क्या होगा, उदासीन, जैसे कि शुद्ध जल। मान घटने पर विलयन अम्लीय हो जाता है, मान बढ़ने पर विलयन क्या होता है, विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देख लीजिए 8 नंबर में कि 5 विलयनों ABCDE को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इस विलयनों के पीएच मान क्रमशः दिया गया। तो कड़ा इसमें से आप डिसाइड कीजिए, जैसे कि उदासीन कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 7 होगा। प्रबल क्षारीय क्या होगा, कौन होगा, तो जिसका पीएच मान 12 होगा।
प्रबल अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 के बीच होगा। दुर्बल अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 3 से 6 के बीच होगा। और दुर्बल क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से 11 के बीच होगा। देखिए हम इसको डिनोट करते हैं 0 से 3, फिर 3 से 6, फिर बीच में 7, और फिर 7 या 8 से 11, और फिर डिनोट करते हैं 11 से 14। इतना रेंज आपको 5 मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 अम्लीय विलयन दिया XYZ का पीएच मान 0.35 है, तो कड़ा किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक किसमें? अम्लीय में होता है, और जिसका पीएच मान बहुत कम हो। और किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो सबसे कम कितना होगा? जिसका पीएच मान ज्यादा होगा, मतलब 5 वाला कौन सा होगा? आपका जेड है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है? समझाइए। अब यहाँ पर देखिए, अच्छे फसल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 7 के बीच होना। यदि मिट्टी पीएच इससे कम हो जाता है तो मिट्टी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है ना। इस अम्लता को कम करने के लिए, मिट्टी में उपजाऊ क्षमता को सुधारने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। अब यहाँ देखिए, चूना मिलाने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अम्लता को दूर करना। जिसका पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाता है तो उसमें एल्युमिनियम और आयरन जैसे तत्व जहरीली मात्रा में घुल जाती है। और चूना एक क्षारीय होता है जो मिट्टी के खटास को बेस करके पीएच को सामान्य स्तर पर ले आता है। ठीक है, अगला है पौधों का पोषण। चूने में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो पौधों के अच्छे विकास के लिए जरूरी है। तीसरा आपको दिया गया है खाद का सही उपयोग। कड़ा कि अम्लीय मिट्टी में किसान जो भी उर्वरक जैसे डीएपी पोटास डालते हुए मिट्टी में निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं, और चूना मिलाने पर वे पुराने पोषक तत्व पिघल के पौधों में आसानी से मिलने लगते हैं। ठीक है, आगे आपको मिट्टी की संरचना में सुधार। देखिए, चूना मिलाने से मिट्टी में वायु संचार और जल निकास बेहतर होता है, जिससे जड़ों का विकास तेजी से होता है। ठीक है, तो ये 5 कारण है कि मिट्टी में हम क्या नहीं मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। अम्लता को दूर करना, पौधों का पोषण, खाद का सही उपयोग और मिट्टी का संरचना में सुधार। अगला क्वेश्चन 11 है कि अम्ल पित्त, इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है। तो बताएं, अम्ल पित्त अम्लीय है कि क्षारीय? तो सबसे पहले अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। फिर कह रहा है कि अगर पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? देखिए, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 से 3 के बीच किसके लिए कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? HCl के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाएं। ठीक है, तो देखिए, अग्निशामक यंत्र विशेषकर सोडा अम्ल प्रकार का होता है। आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति को रोकता है। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब अग्निशामक यंत्र को चालू किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलकर अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन आपको दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर सोडियम सल्फेट हाइड्रोजल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? आग को बुझाने में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है क्वेश्चन नंबर 13। उत्फुल्लन से आप क्या समझते हैं? उत्फुल्लन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम बताएं, एक अभिक्रिया देकर इसको समझाएं। देखिए, उत्फुल्लन हम क्या बोलते हैं? उत्फुल्लन को एफ्लोरेसेंस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जल योजित लवण, जिसको क्रिस्टलीय यौगिक बोलते हैं, को सामान्य वायु में खुला रखने पर इसके क्रिस्टलन को जल के अणु वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं और वह यौगिक अपने क्रिस्टलीय रूप में खोकर पाउडर में बदल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए धावन सोडा, ठीक, जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, Na2CO3.H10
H2O, ठीक है ना। अब इसके बारे में ऐसा जान लीजिए कि जब धवन सोडा को क्रिस्टल को सामान्य वायु में खुला छोड़ा जाता है तो वह अपने क्रिस्टल जल के अणुओं को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये सोडियम का ये आपको जो धवन सोडा है का 9 जल का 9 अणु अलग हो जाता है और ये क्या होता है पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, कह रहा है कि किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के पावर 5 है तो pH का मान ज्ञात करें और विलयन में प्रकृति बताएं। तो यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -5m है तो उसका pH मान प्रकृति क्या होगा। तो हम जानते हैं pH बराबर माइनस लॉग H प्लस होता है, तो यहाँ H प्लस के बदले हम क्या लिख देंगे 10 के पावर -5 और ये नीचे जो 10 और ये लोगो है ये हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है क्योंकि लॉग में ऑलरेडी नीचे 10 होता है, 10 के पावर हम -5 लिखें, ये 10 का वैल्यू 1 हो गया और रिजल्ट में आपका क्या बनता है माइनस और -5 बनता है। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए रिजल्ट में क्या आ गया आपका, रिजल्ट में आपका 5 आ गया और चूंकि बिलियन 7 से कम है तो यह बिलियन क्या होगा आपका अम्लीय होगा, ठीक है। क्या होगा आपका अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है यौगिक के संबंध उसके उपयोग को स्थापित करें। सबसे पहले तो सांचे बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है कपड़े साफ होने में और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये रासायनिक समीकरण करता है तो यही है इसका रासायनिक समीकरण है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन अब दीर्घ उत्तरीय में हम लोग चलते हैं। महत्वपूर्ण है कि गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए गृह निर्मित जो प्राकृतिक सूचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, हल्दी का बना सकते हैं या चुकंदर का बना सकते हैं। हल्दी पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाए और चुकंदर के टुकड़ों को पानी में उबाले। छना हुआ अर्क प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है और यह अम्लीय और क्षारीय विलयनों में क्या होता है, रंग बदलता है। लेकिन अगर बात करें सबसे आसान तरीके से तो क्या होता है, हल्दी। हल्दी सबसे आसानी से मिलने वाला घरेलू सूचक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एक कटोरी में 2 चम्मच हल्दी पाउडर ले, थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। इस पेस्ट में एक सफेद कागज पर समान रूप से फैला दे। सूखने के बाद इसे पीले कागज को पतली पतली पट्टियां में काट ले। आपका गृह निर्मित हल्दी सूचक तैयार है, ठीक है। अब इसकी जांच हम कैसे करते हैं पहले समझ लीजिए। क्षार की जांच, तो हल्दी सूचक को एक पट्टी पर साबुन के पानी का सर्फ जो कि क्षारीय होते हैं कुछ बूंद डाले, हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, पीला और लाल हो जाएगा। एसिड की बात करें तो उसी हल्दी सूचक पर नींबू के रस या सिरके की कुछ बूंदे डालें तो हल्दी का रंग पीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम समझ लेंगे कि अम्ल है। परिवर्तित हो जाता है तो हम क्या समझेंगे कि क्षार है, भस्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है प्रकृति सूचक क्या होते हैं, इनके अम्ल और भस्म की जांच कैसे की जाती है। देखिए प्रकृति सूचक है मतलब वे पदार्थ जो प्रकृति या पेड़ पौधे फूलों से प्राप्त होते हैं, इसका उपयोग किसी विलयन या पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या भस्मीय होने की जांच के कारण किए जाते हैं। रंग में परिवर्तन के आधार पर ये अम्ल और भस्म की पहचान कराते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक सूचक का वो, तो ये हम 2 तरीके का सूचक हम यूज करते हैं। पहला अगर बात करें तो लिटमस एक प्रकृति सूचक है, ठीक है ना। तो यह सबसे आम प्रकृति सूचक है जो लाइकेन जो लीचेन भी बोलते हैं नामक पौधे से निकाला जाता है। यह प्रयोगशाला में आमतौर पर लाल और नीले रंग के पेपर के रूप में मिलता है, ठीक है। अम्ल की जांच कैसे होती है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है,
ठीक है ना, हम लिटमस पत्रक का प्रयोग करते हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी एक बेहतर प्राकृतिक सूचक है जिसका रंग पीला होता है। अम्ल की अगर जांच करें तो अम्ल हल्दी के पीले रंग पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और अगर क्षार की बात करें तो भस्म हल्दी के पीले रंग को भूरा लाल कर देते हैं। जैसे कपड़े पर लगी हल्दी की दाग पर साबुन लगाने से उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर गुड़हल का फूल, जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं। देखिए, गुड़हल के फूल की पंखड़ियों से बना अर्क भी प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करता है। अगर अम्ल की जांच करना हो तो यह अम्लीय विलयन को गहरा गहरा गुलाबी रंग में बदल देता है, और अगर भस्म की जांच करना हो तो यह क्षारीय विलयन में हरा रंग में बदल देता है। ठीक है, गुड़हल का फूल। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोला है कि अम्ल, भस्म और लवण क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताइए। तो देखिए, अम्ल के बारे में कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये 3 इसकी खासियत है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। भस्म की अगर बात करें तो भस्म क्या होता है, वे पदार्थ है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल में घुलने पर यह हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। लवण की अगर बात करें तो लवण वे पदार्थ है जो अम्ल और भस्म के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि लवण किसे कहते हैं, दो अम्लीय दो सामान्य लवण के नाम लिखें। देखिए, लवण की अगर बात करें तो वे आयनिक यौगिक होते हैं, वे जो अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जल के साथ निर्मित होते हैं। यह अम्ल में मौजूद विस्थापन योग्य हाइड्रोजन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। ठीक है, अम्लीय लवण अब हम पढ़ते हैं, अम्लीय लवण क्या है और सामान्य लवण क्या है। देखिए, अम्लीय लवण क्या है कि ये वे लवण है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं। इनमें अभी भी विस्थापन योग्य हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHCO4। सामान्य लवण क्या है कि ये वे लवण है जो किसी अम्ल या क्षारक के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं। इनमें कोई भी विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सामान्य लवण। आगे क्वेश्चन आपका पड़ता है 5, करा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसको। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर उदासीन कर देते हैं। जैसे एसिड और बेस मिलकर साल्ट, वाटर और उष्मा का निकलता है। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार है, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है, और यही इसका केसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, कि अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं और किन किन तरीकों से अम्लों की शक्ति की तुलना की जा सकती है। ठीक है ना, देखिए, अम्लों की शक्ति प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन देने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। जो अम्ल जल में पूरी तरह आयनित होकर अधिक H+ आयन देते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो कम आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, और अम्लों की शक्ति की तुलना मुख्य रूप से किस तरीके से करते हैं, अब ऐसा समझिए। सबसे बेसिक है पीएच मान। सबसे बेसिक है पीएच मान, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल की आवश्यकता होती है। अम्ल जितना प्रबल होगा पीएच का मान उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा पीएच अम्ल का मान जितना कम हो ज्यादा होगा वो उतना दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, आगे है अम्ल वियोजन स्थिरांक। देखिए, यह जल में अम्ल के आयनन की मात्रा को मापता है। Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है ना, अब जैसे कि देख सकते हैं P
के ए का मान का मतलब के ए क्या है कि ऋणात्मक लघु गणक होता है, जिसको पी के ए बराबर लॉग माइनस लॉग के ए कहते हैं। ठीक है ना। अब के ए का मान जितना कम होगा, अगर इसका मान -7 होगा तो पीएच का मान आपको कितना आएगा 7, तो ये आपका दुर्बल हो जाएगा। अगर ये 1 आता है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना। तो 1 और 7 जितना कम होगा उतना आपका प्रबल होगा, जितना ज्यादा होगा उतना आपका दुर्बल होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या करें। देखिए आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आर्हेनियस द्वारा 1887 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। ये अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि जब किसी अम्ल को जल में डाला जाता है तो वो आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। चूंकि H+ आयन जल में स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, इसीलिए यह जल के अणुओं से जुड़कर हाइड्रोजन आयन बनाता, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए HCl होता है तो H+ और Cl- यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HNO3 जब टूटता है तो H+ और NO3- बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर आर्हेनियस क्षार फॉर्मूला, मतलब वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में टूटकर OH- आयन प्रदान करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसमें Na+ और OH- होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें K+ और OH- होता है। ठीक है। चलिए अब है इसमें आर्हेनियस का उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आर्हेनियस अम्ल और आर्हेनियस क्षार को आपस में अभिक्रिया होती है तो अम्ल का H+ और क्षार का OH- मिलकर जल का निर्माण करता है। जैसे कि HCl और NaOH मिलकर NaCl और जल का निर्माण करता है। ठीक है। चलिए अब इसकी पुष्टि किया जाए। क्या है क्वेश्चन है कि NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है, पूछ रहा है। तो कह रहा हाँ, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका कारण देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए NH4Cl एक प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इसीलिए यह अम्लीय होता है। अब यहाँ पर देखिए जल अपघटन, जब इसे जल में घोला जाता है तब यह वियोजन होकर NH4+ Cl- आयन में बनता है। NH4 जल आयन जल के साथ क्रिया करके H+ हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, जिसके कारण विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। ठीक है ना, 7 से कम हो जाता है और यह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं, का विलयन क्षारीय होता है। तो आप समझ लीजिए हाँ, CH3CONA सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH और एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इसीलिए यह क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन उदासीन होता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन पूरी तरह से क्या होता है? उदासीन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब ये उदासीन क्यों होता है? अब क्यों होता है? देखिए प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण एक उदासीन लवण है जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें रासायनिक निर्माण के बारे में तो यहाँ देखिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर Na2 सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करता है। दूसरा कारण है जल अपघटन न होना। पानी में घुलने पर आयन न Na+ बनाता है न SO4 बनाता है। ठीक है ना, और न अणु H+ देता है न OH- के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल क्षार नहीं बनाता।
ठीक है। संतुलन, विलयन में हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर बनी रहती है, कोई नहीं टूटता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कर रहा है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ज्ञात बताइए। ठीक है, दैनिक जीवन में आपसे पूछ रहा है पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको बताया। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कि हमारे दैनिक जीवन और सारी शरीर के कार्य प्रणाली के लिए पीएच, जहाँ की क्षारीय और अम्लीय का मापन होता है, बहुत महत्व होता है। 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है और मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच की संकीर्ण सीमाओं में ही काम करता है। 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 7.8 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय, उसमें भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसका महत्व कहाँ कहाँ है पहले समझते हैं। सबसे पहले पाचन क्रिया में, तो हमारे पेट में जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अपच की स्थिति में पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे दर्द और जलन होती है। इससे राहत पाने के लिए एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दांतों की सुरक्षा, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के कणों को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। इसे रोकने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है आपको मिट्टी की उर्वरता। अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी का पीएच एक निश्चित स्तर, सामान्यतः 5.5 से 7.3 तक होना चाहिए। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो उसमें उचित उर्वरक जैसे कि चूना या जिप्सम मिलाकर पीएच को संतुलित किया जाता है। ठीक है। आगे है अम्लीय वर्षा, कि जब बारिश की पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह नदियों में जाकर जलीय जीवों के संकट में डालता है और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है अम्लीय वर्षा। और ध्यान रखिएगा अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। आगे है 5वां, जीव जंतुओं की आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक, नेटल, बिच्छू की बूटी के पत्ते के शरीर में अम्ल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन होती है। उस जगह पर बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षार को लगाने से राहत मिलता है। ठीक है। तो ये 5 उपाय यूज है हमारे आम जीवन में। अब क्वेश्चन है अम्लों के 5 गुणों का उल्लेख करें। देखिए अम्ल के 5 गुण है। स्वाद, ये खट्टा होता है, इसे नींबू का रस सिरका। लिटमस पेपर पर प्रभाव, नीले रंग को पेपर को विलयन को लाल कर देता है। धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल सक्रिय धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लोहा के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। चौथा आपका विलयन में आयन, मतलब जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। पीएच मान, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो ये अम्ल का आपकी विशेषता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भस्मों के 5 गुण के बारे में बताइए। भस्म के 5 गुण, यह क्षार बोलते हैं। अब यहाँ देखिए स्वाद की बात करें तो ये कड़वा और तीखा होता है। छूने से ये साबुन की तरह चिकने और फिसलन भरे होते हैं। इंडिकेटर को प्रभाव करने, जैसे प्रभाव इसका क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और हल्दी के पीले रंग को भूरा और लाल कर देता है। अम्ल के साथ प्रक्रिया, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। विद्युत चालकता, प्रबल भस्म पानी में घुलने पर विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। ये इसका 5 गुण है क्षार का। अगला क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है। कागज बनाने की फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। इसे शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कागज कारखानों में इसका उपयोग लकड़ी के गुलदी और कागज के सफेद रंगहीन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। बनाने की विधि क्या है। अब यहाँ देखिए जब शुष्क बुझे हुए चूने पर लगभग 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। और जल बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। बुझा हुआ चूना क्लोरीन पर जब 40 डिग्री का हीट देता है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है।
अब है कि कागज बनाने के उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, कागज के निर्माण की फैक्ट्रियों में लकड़ी के लट्ठों की लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी का प्राकृतिक रंग हल्का पीला और मटमैला होता है, ठीक है ना। इसमें ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीकरण गुणों के कारण यह लुगदी में मौजूद प्राकृतिक अशुद्धियों और रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया करके उसका रंग उड़ा देते हैं, जिससे कारण वो किस कलर का हो जाता है, सफेद कलर का। सफेदी लाना, इसके प्रयोग से लकड़ी की लुगदी बिल्कुल साफ सफेद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले सफेद कागज का उत्पादन संभव होता है। आप समझ में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम लिखे इसको, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। तो उसका रासायनिक नाम में क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन का गंध क्यों आता है। तो यहाँ पर देखिए, हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन का गंध इसलिए आता है क्योंकि यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के संपर्क में आकर अपघटित हो जाता है, जिससे क्लोरीन गैस मुक्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विरंजक चूर्ण प्रक्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। तो यहाँ पर देखें, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था दीर्घोत्तरीय, ठीक है ना। इसको आपको देखना है, समझना है, इसको कॉपी कर लेना है, रोक कर लिखना है। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट भी करना है। धन्यवाद।